हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं अतिलंघ उत्तरी क्वेश्चन, जो स्तर वैद्युत की यूनिट में अतिलंघ उत्तरी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछे जा चुके हैं। उनमें डेट भी पड़ी हुई है, जौन सी डेट में जौन सा क्वेश्चन पूछा गया। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अतिलंघ उत्तरी क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका केवल एक ही क्लास होगा, अतिलंघ उत्तरी क्वेश्चन का एक ही क्लास में कवर कर लिए, जो मेन थे इम्पोर्टेंट। तो ये बिल्कुल न्यू बैच है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ शाम 7 बजे लाइव क्लास चलते हैं, तो आप लोग लाइव भी अटेंड हो जाया करें। तो देखते हैं आज हम अतिलंघ उत्तरी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्लास 12th NCERT अध्याय फर्स्ट चल रहा है स्तर वैद्युत की। ठीक है, तो देखते हैं। और आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। और अगर स्टडी मटेरियल चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ आपको स्टडी मटेरियल डेली का डेली अपडेट किया जाता है। तो देखते हैं, हम आज देखते हैं अतिलंघ उत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देखते हैं आज क्वेश्चन, अतिलंघ उत्तरी क्वेश्चन में लक्की यादव। तो देखते हैं अतिलंघ उत्तरी क्वेश्चन। प्रश्न उत्तरी क्या है? पहला क्वेश्चन, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? जो वैद्युत आवेश मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? तो देखते हैं इसका मूल कारण क्या है। देखो, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण, इसका मूल कारण ये है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में ही होता है, पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। फिर एक बार देख लो, इसका मूल कारण, इसका जो है आवेश का क्वांटीकरण, इसका मूल कारण यह है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कि इसका मूल कारण बस यही है क्या, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। एक पूर्णांक संख्या हो तो ही हो सकता है इसका स्थानांतरण, वरना नहीं हो सकता। यही मूल कारण है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। ठीक है, इसका यही मूल कारण है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? आप क्या समझते हैं यह क्या है? ठीक है, यह परिभाषित करो, ऐसे घुमा के पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्यों? एग्जामिनर होता है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, वही तो रख नहीं देगा, थोड़ा घुमाएगा फिराएगा। तो देखते हैं क्या बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिशयोग होता है। एक बार फिर समझो, यदि किसी निकाय में, यदि कोई निकाय है, ठीक है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल का सदिश योग होता है। यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। आप लोगों को एक अभी चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है देखते हैं। ये एक बल है Q1, क्या उसमें बोल रहा है डेफिनेशन में, यदि किसी देखो एक बार दिखा दें फिर से,
अच्छे से समझ लो। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, देखो इसमें यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, उनमें से किसी एक आवेश पर, एक आवेश ये है, उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, ये अन्य आवेश हैं, 4 ये और आवेश हैं, इन्हीं के कारण, अन्य आवेश के कारण किसी बिंदु पर बल का सदिश योग होता है, बलों का सदिश योग होता है किसी बिंदु पर। यदि किसी निकाय में एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बलों का सदिश योग होता है, बलों का सदिश योग होता है। जो बोल रहा है, यदि किसी निकाय में एक आवेश Q है यहाँ पे और अन्य आवेश ये हैं, इन्हीं के कारण इस पे जो बल लग रहा है, इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ही आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल लग रहा है, उसी के कारण देखो एक बार फिर अच्छे से फिर पढ़ लो एक बार। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का योग होता है, सदिश योग होता है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, उसमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण उस पर बलों का सदिश योग होता है, उसके बलों का सदिश अलग अलग सदिश योग होता है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे F ये हो गया था, ठीक है, तो इस पे जब सदिश योग क्या है, F1, जैसे F1 F3 F4 Fn, यानी डॉट Fn, ठीक है। जैसे यहाँ पे लग रहा था Q1, यहाँ पे लग रहा था Q2, Q4, यहाँ पे Q प्लस Q लग रहा था। और इस पे बल क्या थे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे F2 F3 F4 Fn, ठीक है। इस पे जो बल लग रहे थे वही मैंने लिख दिए यहाँ पे बल, यानी कि वेक्टर F बराबर वेक्टर F2 F3 F4 Fn। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करें, हम जरूर रिप्लाई देंगे, या रिपीट मोड में वीडियो देख लें। फिर एक बार देख लो चित्र और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, उनमें से किसी एक आवेश ये होगा, इन एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण उस पे बलों का अलग अलग सदिश योग होता है, उसके बलों का अलग अलग सदिश योग होता है। तो वही यहाँ पे अलग अलग बलों का सदिश योग कर दिया, जोड़ दिए अलग अलग बल करके, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों होगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार कर लें। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही इस वीडियो में कवर करवाए हैं। ओनली एक ही वीडियो अतिलघुत्री क्वेश्चन की है, 7 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस हैं 1 या 2 क्वेश्चन फंसने के। तो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्वरण अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, जिसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, ठीक है। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जिस चीज़ का द्रव्यमान कम होता है उसका त्वरण अधिक होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे फिर चौथा
चौथा क्वेश्चन कह रहा है आवेशित, चौथा क्वेश्चन है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, कोई आवेश उसमें नहीं होगा, जहाँ आवेश नहीं होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखते हैं आगे, 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी कुचालक, कुचालक है विद्युत रोधी, ठीक है, बात एक ही है। किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तन के कितना होगा, परावर्तन के कितना होगा। किसी कुचालक, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कैसे पूछता है, किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तन के कितना होगा। ये 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी में नोट कर लें और कॉपी पेन देखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी कुचालकों के लिए परावर्तन का मान k से अधिक हो, परावर्तन k का मान 1 से अधिक होगा। यानी परावर्तन k का मान है सभी कुचालकों के लिए परावर्तन k का मान 1 से अधिक होगा। जैसे ये है, जैसे आप लोगों को बता दें, जैसे ऑप्शनल में पूछ देता है 1 ऑप्शन, -3, 2 ऑप्शन, 0.4, 3 ऑप्शन, 0.1 और नंबर 4 बता रहा है। ऐसे बोलते 4 नहीं, यहाँ पे चलो 6 लिख लो। तो अब पूछिए इसमें कौन सा, यानी कि k का मान है, किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तन k कितना होगा, ऐसे पूछ दे। अब क्या ऑप्शन आप लोग लगाओगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आंसर, सभी कुचालकों के लिए परावर्तन k का मान 1 से अधिक होगा। ये 1 है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 1 से अधिक बस 6 है, तो 6 पे ही हम टिक लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन ये पूछ देता है, तो हम लोगों को गौर रखना होगा क्या, 1 से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक, अब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8। ठीक है, इस बात पे हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 6वां क्वेश्चन 2015 में, 17 में, 2006 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉनों पर गमन पथ क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन, फिर देख लो, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन है एक विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉनों का गमन पथ क्या होगा। तो देखते हैं गमन पथ क्या होगा। देखो तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, अतः इस पर उसकी गति के लंबवत में बल लगेगा। गति है ना, उसके गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, अतः इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति का गमन पथ परवलयाकार होगा। ठीक है, परवलयाकार, इसकी गति का गमन पथ परवलयाकार होगा। फिर एक बार देख लो, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कोई पूछ दे इलेक्ट्रॉन धनावेशित कण है या ऋण आवेशित, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है जाके, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है। तो हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। ठीक है, अतः इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा। इस पर जो बल है वो इसकी दिशा के लंबवत बल लगेगा।
इसी कारण यानी कि इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति का पथ, जो इलेक्ट्रॉन की गति का पथ है वो परवलयाकार होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र के अभिलंबित प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉनों का गमन पथ होगा, तो हम क्या बताएंगे, परवलयाकार। कैसे होगा वो भी समझा दिया। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, अतः इस पर इसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा, इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति का पथ परवलयाकार होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है, दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। उपयुक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना करो यदि उन्हें के परावर्तक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। क्वेश्चन ये है, फिर एक बार पढ़ लो सही से। देखो क्या पूछ रहा है, दो नियत विभव तथा आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच बल क्या लग रहा है। जब वायु में रख रहे हैं r दूरी पे तो बल क्या लग रहा है, F लग रहा है। उपयुक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना करो यदि के परावर्तक के वाले माध्यम में r दूरी पर रखा है। देखो वायु में रखा है तब तो बल F लग रहा है। अब हमें क्या पूछ रहा है, यदि के परावर्तक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा हो तो हमें बल ज्ञात करना है। परावर्तक के हो और r दूरी पर रखा हो तब हमें बल ज्ञात करना है। और वायु में तो बल क्या लग रहा है, F लग रहा है, वायु में तो F रखा ही है। तो बहुत ही सरल है ये, 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से इसे देखते हैं, बहुत ही सरल है। आप लोग यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन ये सोच रहे होंगे, बहुत ही छोटा इसका आंसर है, बस समझने की बात है, अच्छे से बस समझना। तो देखते हैं क्या है। देखो ये है वायु में लगने वाला बल। वायु में बल क्या लग रहा है, F, ठीक है। यानी कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम का सूत्र क्या था, 1/ε0 F बराबर 1/ε0 Q1 इंटू Q2 r²। ये वायु में बल लग रहा है क्या, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r², वायु में लगने वाला बल। अब हमें क्या पूछ रहा है, के परावर्तक वाले में बल क्या लगेगा। के परावर्तक है, कि परावर्तक वाले माध्यम में बल क्या लगेगा, यही हमें पूछ रहा है। तो हम इसे F डैश मान रहे हैं। जो देखो वायु में बल लग रहा है वो तो F है, और जो के परावर्तक में लगेगा, परावर्तक कहते हैं जैसे कोई चित्र है। अब चित्र का जो माध्यम है उसे हम परावर्तक बोलते हैं। ये पूरा माध्यम है, इसे हम परावर्तक बोलते हैं। परावर्तक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यानी वायु में तो ये लग रहा है बल, ठीक है, और के परावर्तक वाले माध्यम में बल क्या लगेगा, तो हम इसे परावर्तक वाले बल को हम के डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं, F डैश से। तो क्या हो जाता है, 1/4πε0 के, क्योंकि परावर्तक के है इसलिए यहाँ पे के रख दिया मैंने, कि Q1 इंटू Q2 r²। के परावर्तक वाले माध्यम में बल क्या लग रहा है, अब जाके ये लग रहा है 1/k डैश, यानी k डैश का मतलब क्या है, यानी परावर्तक वाले माध्यम में बल k डैश, ठीक है। k डैश को हम परावर्तक वाले माध्यम में जो बल लग रहा है उसे हम k डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं, और वायु में जो बल लग रहा है उसे F से। इतना डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से समझ लेना, हर बात को समझें। और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो रिपीट मोड में फिर देख लें। और आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अच्छे से अपनी स्टडी ऐसे ही करना चाहते हो तो, और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। ठीक है, तो देखते हैं एफ डैश को किसी प्रदर्शित करते हैं, परावर्तनांक वाले माध्यम में जो बल लग रहा है उसी एफ डैश से प्रदर्शित करती है, वायु में बल लग रहा है उसी एफ से। तो क्या लग रहा है 1/4πε0 के और Q1 × Q2/r², इतना हो गया। अब हम यहाँ से 1/k यानी कि k है, इसे बाहर कोष्टक लगा लिया, कोष्टक से बाहर लिख ले रहे हैं, तो 1/k लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब इसे अलग कर लिया। अब क्यों अलग किया अभी पता चल जाएगा। 1/4πε0 Q1 × Q2/r², ये किसका मान है, ये पूरा किसका मान है, देखो ये किसका मान है, ये देखो वायु में जो बल लग रहा है उसका मान है, उसका मान इतना आ रहा है। जब F बराबर इतना है तो इतने के बराबर हम 1/4πε0 Q1 Q2/r² के बराबर हम F भी तो रख सकते हैं। यानी कि जब इसके बराबर ये है, F के बराबर ये है, तो इसके बराबर हम F भी तो रख सकते हैं, क्योंकि वो तो बराबर है, जैसे x बराबर y है। ठीक है, अब y बराबर, अब यहाँ पे y बराबर हम x भी तो रख सकते हैं, क्योंकि x y के बराबर है, y x के बराबर है। तो वैसे ही जब इसके बराबर f है, f के बराबर ये है, तो इसके बराबर हम f भी रख सकते हैं, क्योंकि वो बराबर है ना। तो इतनी की जगह पे हम f रखेंगे। देखो जब हमें ये वायु में बल लग रहा था f, तो वो निकल के आ गया, यानी वो अलग हो गया। तो इतना कितने के बराबर था, f के बराबर था। f बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। f बराबर इतना था, तो इतने के बराबर हम f भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर में था। f बराबर जब इतना है तो इतने के बराबर हम f भी रख सकते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने रख दिया, f डैश बराबर k इंटू यहाँ पे क्या था, इतने के बराबर f रख दी, यहाँ पे ये रख दी f। ठीक है, तो क्या बचा, जब हम इसे हल करेंगे तो k डैश बराबर आ जाएगा F/k। ये सूत्र बन गया जाके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इससे न्यूमेरिकल बहुत से लगेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।